नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वे न केवल हमारी प्राचीन विरासत का हिस्सा है, अपितु वर्तमान समय में हमारे स्वास्थ्य एवं संतुलन को बनाए रखने में भी इसकी एक अहम भूमिका है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद और योग की। क्या कुछ है इसकी प्रासंगिकता हमारे जीवन में वर्तमान समय में और क्या कुछ है इसके लाभ। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद पारिक जी, जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पांवटा साहिब में सीनियर स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पारिक, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डिम्पल आपका। डॉक्टर पारिक, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद और योग दोनों ही, अगर हम बात करें, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं और ये शब्द हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और मुझे लगता है हर भारतीय के जीवन में इसका एक अहम स्थान है। तो ऐसे में यदि हम इन दोनों शब्दों को सरल शब्दों में जानना चाहें तो वो क्या है? जी, हम सब लोग जानते हैं कि योग का चारों तरफ आजकल प्रचार है और आने वाले जो हमारे सामने 21 तारीख है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम इसको मनाने वाले हैं। ये हमारी चर्चा इस प्रसंग के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जहाँ तक आपने योग और आयुर्वेद के संबंधों की बात करी, योग जहाँ एक तरफ हमारे मन, आत्मा, इंद्रिय, इनके कॉम्बिनेशन की बात करता है, इनके शुद्धिकरण की बात करता है, वहीं आयुर्वेद इन भावों के अतिरिक्त शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। तो दोनों मिलकर के, दोनों के संयुक्त रूप से अगर हम इनका प्रयोग करते हैं, हम इनको अपनाते हैं, तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा और तन भी स्वस्थ होगा। जी डॉक्टर प्रमोद, जब हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग देखते हैं या दोनों ही विषयों को अलग देखते हैं, आयुर्वेद और योग, तो ऐसे में ये दोनों अलग अलग है, परंतु कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि प्राचीन समय से ही ये सुना जा रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप एक विशेषज्ञ हैं, तो हमें इसे सरलता से समझाएं कि किस तरह से आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित रूप से आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं। हम संदर्भों की बात करें तो आयुर्वेद के एक प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, जिसको अग्निवेश तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अग्निवेश तंत्र संहिता के शारीर स्थान में एक चैप्टर है जिसको शारीर स्थान बोलते हैं। उसमें चरक, जो कि एक आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है उसमें, योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, योगे मोक्षे निवृत्ति निःशेष योगो मोक्ष प्रवर्तक है। यानी योग और मोक्ष के द्वारा ही हम हमारी सारी वेदनाओं को दूर कर सकते हैं। उन्होंने बहुत लंबा एक ग्रंथ लिखा जिसमें सभी रोगों की चिकित्सा लिखी, उसमें शोधन, समन, विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण, लेकिन उन्होंने एक अध्याय में, एक छोटे से श्लोक में इतनी बड़ी बात लिख दी कि जितनी भी वेदनाएं हैं, वेदनाओं का मतलब चाहे वो मानसिक वेदनाएं हों, चाहे शारीरिक वेदनाएं हों, उन सब का शमन, उन सब का निस्तारण, उनसे सबसे मुक्ति हम योग के द्वारा ही कर सकते हैं। ऐसा हमको उदाहरण मिलता है। दूसरी ओर हम जब बात करें तो पतंजलि से हम जोड़ते हैं योग को। तो आचार्य चक्रपाणी, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत टीका लिखी और आधुनिक युग के बहुत बड़े विद्वान माने गए हैं, उन्होंने पतंजलि को ही आचार्य चरक का रूप दिया है, उन्हीं को पाणिनि के रूप में माना है। यानी योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि राणितोस्मि। यानी आयुर्वेद को प्रणेता, योग के प्रणेता और व्याकरण के प्रणेता एक ही व्यक्ति है। जब एक व्यक्ति इन तीनों विषयों को समाहित करके चलता है, और जब हम चिकित्सा के रूप में भी देखते हैं तो बिना योग के आयुर्वेद अधूरा है और बिना आयुर्वेद के योग अधूरा है। दोनों का सम्मिलित प्रयास हमारे मन को स्वस्थ करेगा और तन को स्वस्थ करेगा। इसलिए परंपरागत रूप से भी हम देखें तो योग और आयुर्वेद हमेशा सम्मिलित रूप से ही स्वास्थ्य का अनुवर्तन करने के साथ साथ रोगों का निवारण करने के लिए भी हमेशा हमारे जीवन में काम आते रहे। जी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपने कहा कि दोनों अगर समाहित हों, साथ में हों, तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो उसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है। तो ऐसे में जब हम इसके सिद्धांतों की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो आयुर्वेद को मानव मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, मानव स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं? जी, आयुर्वेद की बात हम करें
तो अनादिकाल से आयुर्वेद है जी। और आयुर्वेद प्रकृति के सिद्धांतों के साथ इनके सिद्धांत निकल करके हमारे सामने ऋषियों मुनियों ने रखे हैं। 3 दोष होते हैं, 5 महाभूत होते हैं और 7 धातुएं होती हैं। हमारा शरीर 7 धातुओं के यानी 7 प्रकार के टिश्यू से बना है और पूरा अगर ओवरऑल देखें तो 5 महाभूतों से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनसे हमारा शरीर बना है और इन्हीं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से ये हमारी टेबल हो, चाहे हमारा फूलदान हो, प्रकृति का या सृष्टि का हर हिस्सा 5 महाभूतों से बना है। जिस जिस महाभूत की कमी हमारे शरीर में होती है उस महाभूत को पूरा करके उसको सप्लीमेंट करके रोगों का निवारण किया जाता है। ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर 3 दोष यानी वाता पित्ता एंड कफा, जिनको हम वात पित्त कफ के नाम से जानते हैं, वो हमारे पूरे शरीर को संचालित करते हैं। इन तीनों का इम्बैलेंस, वात बढ़ गया तो कुछ वात के रोग होंगे, पित्त बढ़ गया तो पित्त के रोग होंगे और ऐसे ही कफ बढ़ गया तो कफ के रोग होंगे। इन तीनों दोषों को बैलेंस करना ही चिकित्सा है। तो आयुर्वेद के द्वारा और साथ में योग के द्वारा हम इन तीनों दोषों को एक समअवस्था में, योग में बोलते हैं ना समत्वम योगम उच्यते, शरीर मन आत्मा इन दोनों को समअवस्था में लाना। तो आयुर्वेद भी तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है, तीनों दोषों का समत्व करने का काम करता है। इसलिए हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर बातों को लें तो आयुर्वेद के सिद्धांत 3 दोष 5 महाभूत और 7 धातुएं, इन सब का बैलेंस हमारे शरीर में करने का काम ही आयुर्वेद है। वो विभिन्न प्रकार की विधियों से करता है। संशोधन एक तरीका है रोगी की चिकित्सा करने का, एक शमन चिकित्सा करने का तरीका है जिसमें कुछ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ निर्माण करते हैं, और एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है यानी हम बीमारी ना हो उसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारे सद्व्रत जिनको पालन करके हमारी मानसिक स्थिति को हम ठीक रख सकते हैं। ये सारे सिद्धांत मिलकर के आयुर्वेद को और जन जन तक प्रसारित करने का काम करते हैं और हमारी रोग से मुक्त करने का काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपने व्यक्ति की प्रकृति की बात की कि उनमें किस तरह की प्रकृति रहती है, तो थोड़ा इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि क्या महत्वता रहती है व्यक्ति की प्रकृति की जब हम आयुर्वेद और योग की बात करते हैं, और कैसे वो उसके जीवन को बदल सकती है। जी अभी पिछले दिनों भी आयुष विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाया था, उसमें आपके भी कोई संपर्क में आयुष का डॉक्टर या डिपार्टमेंट का व्यक्ति आया होगा कि हमारी प्रकृति का परीक्षण किया जाए। जी। तो जैसे हम ब्लड ग्रुप का करते हैं, हम सबको पता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, उसी प्रकार आजकल ये सरकार के द्वारा भी प्रयास चल रहे हैं और बहुत NGOs भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रकृति हमको पता चल जाए, क्योंकि जैसी प्रकृति हमारी होती है और उसी के अनुसार हमारी नेचर होती है। जैसे मैंने बताया वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृति होती है। 2 दोष मिल करके भी या तीनों दोष इकट्ठे होकर के भी एक दोष, ये हमारी प्रकृति होती है। उस प्रकृति को अगर हमें ध्यान में आ जाएगा तो जैसे वात की प्रकृति है, अब वात प्रकृति है, मान लीजिए आपकी वात प्रकृति है, वात प्रकृति का एक लक्षण होता है आकाश मार्गी सपनेशु वाचालोचल मानस है, जो बहुत आदमी एक्टिव होता है, जो एक जगह टिक नहीं सकता, जैसे हवा की नेचर होती है, ऐसे उस व्यक्ति की सामान्य रूप से समझाने के लिए तो वात की प्रकृति है। वात के होने वाले रोगों को, जैसे वात से बहुत सारे हमारे जोड़ों में दर्द होता है, गठिया है, बोन्स की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, जो वात से होने वाले हैं, उनको हम वात प्रकृति चूंकि हमारी है तो हम ध्यान रख सकते हैं कि हमको वात बढ़ाने वाली चीज़ों का आहार का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसी लाइफस्टाइल में भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमको वात पित्त कफ दोष को जान करके अपने आप को लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आहार विहार को बदल करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें इन वात पित्त कफ का बहुत महत्व है। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति हैं वो ये जांचने के लिए कि उन्हें कौन सा दोष है, किस तरह की उनकी प्रकृति है, तो उसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो एक डॉक्टर से मिले, आयुर्वेदाचार्य से मिले और अपनी प्रकृति को वो जाने कि किस तरह की प्रकृति है, तभी आगे जो उसका उपाय है वो हो पाएगा। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। बात की जाए योग की, अभी हमने आयुर्वेद को अच्छे से समझने का प्रयास किया है, अब हम बढ़ते हैं योग की ओर। तो ऐसे में योग को और अगर हम सरलता से समझना चाहें, और योग के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आती है और मानव जीवन के लिए जिनकी महत्वता रहती है, तो वो क्या है? देखो,
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हम कॉमन एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो महर्षि पतंजलि, वैसे तो योग है वो अनादिकाल से है, वेदों में, उपनिषदों में, फिर महाभारत में, गीता में, पुराणों में, जैन परंपरा का योग, बौद्ध परंपरा का योग, हमारा ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, बहुत प्रकार का कर्म योग, गीता में जिसका विश्लेषण भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने कहा है। तो इस प्रकार से योग बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन उसके मूल में एक ही बात है, यानी हमारे चित्त की वृत्तियों को सप्रेस करने का काम, उसको अंतर्मुखी करने का काम जिस विधि से होता है वो योग है। दूसरी ओर मैंने बताया कि समत्वम योगम उच्यते, हमारे मन, शरीर, इंद्रियों को सम अवस्था में लाना। जैसे बोलते हैं ना, सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख में भी हम एक जैसे रहें, दुख में भी एक जैसे रहें, तो ऐसा करने का काम योग करता है। और ये योग हम आजकल कई बार ऐसे लगता है हमको कि योगासन करना ही योग है जी। कई बार लगता है भाई प्राणायाम कर लिया, योगा कर रहे हैं। योग छोटा सा नहीं है, योग का एक विस्तृत परिभाषा है, इसके बहुत बड़े विभाग हैं। ये यम से शुरू होता है। यम हमारा यानी हमारे मानसिक भावों से शुरू होता है। जब तक हम इसकी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक हम योग के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो पहले यम का पालन होता है इसमें। तो 5 प्रकार के यम होते हैं, जिसमें शौच, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हम जानते हैं सत्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और महात्मा गांधी ने एक प्रयोग किया सत्य का, और आज हम उनको इतना मानते हैं। सत्य के प्रयोग से उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो सत्य, अहिंसा, भगवान महावीर ने अहिंसा का पालन किया। अहिंसा के ऊपर अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा बहुत हम सुनते हैं। अहिंसा के बहुत सारे, मानसिक रूप से किसी की हिंसा करना भी, हिंसा नहीं करना अहिंसा ही होता है। तो अहिंसा नहीं करना, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, अस्तेय, हम संग्रह करने की हमारी आदत है। चोरी, मानसिक चोरी करना, मैंने आपके शब्दों को चुराया वो भी चोरी है। मैंने किसी की संपत्ति चुराई या संपत्ति चुराने का मन में भाव लाया तो भी चोरी है। तो इस प्रकार से यम का पालन करना योग की पहली सीढ़ी है। फिर हमारे नियम आ गए, उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हमारे अंदर की सफाई, शौच का मतलब सफाई होता है, अंदर की सफाई, मन की सफाई, शरीर की सफाई, तन की सफाई, हमारे आसपास की सफाई, जितने भी तरह के शौच हैं वो सब करेंगे तो वो हमारे शौच, संतोष, हम जो भी मिलता है उसमें खुश रहें। फिर तप का मतलब है, अगला तप आता है, उसमें हमारी प्रैक्टिसेज ऐसी हों, हमको जो भी काम मिला है, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, हम कोई वर्कर हैं, तो अपने काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ करें, वो एक प्रकार से तप है। और जो हम दूसरे दार्शनिक भाव या हमारा आध्यात्मिक भाव से जो तप करने की चीज़ें हैं वो भी एक तप की श्रेणी में है। फिर स्वाध्याय, हम पुस्तकों को पढ़ना, डिफरेंट तरह के विचारों की पुस्तकों को पढ़ना, ऐसा स्वाध्याय करना, हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों को, दार्शनिक पुस्तकों को, आत्मिक पुस्तकों को पढ़ना। तो इस प्रकार से यह 2 चरण जब हम कर लेते हैं, उसके बाद आसन का हिस्सा आता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के, हम सब लोग जानते हैं, पार्क में भी लोग करते हैं, घरों में भी योग करते हैं। वो हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बना के रखने के लिए, हमारे 7 धातुओं को समस्थिति में रखने के लिए, 3 दोषों को समस्थिति में रखने के लिए उन आसनों का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद प्राणायाम, जो ब्रीदिंग की टेक्निक्स है, जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम हो या नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, शीतली, शीतकारी, भ्रस्त्रिका, ऐसे बहुत सारे, प्लावनी, उज्जाई, डिफरेंट तरह के हमारे सामने आते हैं। वो प्राणायाम का हिस्सा आता है, जिसमें हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करके हमारा जो संतुलन है वो बनाते हैं और शरीर उससे स्वस्थ रहता है जी। फिर हमारा एक प्रत्याहार, अगली सीढ़ी प्रत्याहार आती है। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो अंतिम उद्देश्य होता है समाधि की स्थिति को प्राप्त करना, जो योगियों के लिए है, तो ये एक क्रम से हम ध्यान, योग और समाधि की तरफ पहुंचने की तरफ तब बढ़ते हैं जब हम यम से प्रारंभ करते हैं। तो योग बहुत विस्तृत है, लेकिन आधुनिक युग में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, हम सामान्य रूप से आसनों का, प्राणायाम का और जीवन में जो छोटे मोटे यम नियम हैं इनका पालन करके अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं।
जी, तो ये काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हम इसे सरलता के साथ भी कर सकते हैं जैसे आपने कहा। तो वो सरलता को हम जानना चाहेंगे कि कैसे इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। देखिए डिम्पल, आयुर्वेद में एक कोटेशन आता है, सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले आप अपने शरीर का पालन करें, अपने शरीर की देखभाल करें, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस शरीर से ही आपने करना है। अगर आप हेल्दी हैं तो इस शरीर से ये सारे काम आप कर पाएंगे। अनहेल्दी हैं तो आपका परफेक्शन खत्म हो जाएगा, आप ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले तो ये जिद रखनी चाहिए, ये बिल्कुल डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैंने योग करना है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ करके खाली पेट योग करने के लिए एक आवश्यक चीज़ है, कुछ नियम है योग के जी। खाली पेट हम हो, उचित हमारा स्थान हो, साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पर कोई कंकड़ पत्थर, अगर पार्क में है तो कंकड़ पत्थर ना हो, हमें कोई भय ना हो कोई पशु आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा, क्योंकि योग में हमारा ध्यान भंग होता है जी। तो वो योग मार्ग में एक तरीके से बाधा है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है। तो ऐसा स्थान, और ऐसे आयुर्वेद के ग्रंथों में, योग के ग्रंथों में आता है सुराज्य सुभूमे सुदेशे, यानी देश भी अच्छा हो, वो राज्य अच्छा हो, स्थान अच्छा हो, प्राकृतिक सा हो। घर में भी ऐसा बनाया जा सकता है, प्लांटेशन करके हम घर को भी, और वहाँ पर हम नियमित रूप से और आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट का एक योग का सेशन कर सकते हैं। उसमें सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, पहले सारे जॉइंट्स के सूक्ष्म व्यायाम हैं, उसके बाद कुछ योग के आसन हैं जिसमें पहले चरण में कुछ बैठ करके किए जाने वाले आसन हैं, फिर हम खड़े होकर के किए जाने वाले आसन करते हैं, फिर पेट के बल लेट करके प्रोन पोजीशन में कुछ आसन करते हैं, फिर कुछ हम पीठ के बल लेट करके, वो एक कॉम्बिनेशन है। हमारा आयुष विभाग के डॉक्टर्स आजकल हर जगह, स्कूल में, पार्क में, हर जगह इस पावन काम के लिए लगे हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी है, पुस्तकें पढ़ करके। तो हम नियमित रूप से 40-45 मिनट का एक योग का सेशन हमको जरूर करना चाहिए, और उससे हम एक बार हम योग में शुरू कर देते हैं अपने आप को, तो उसके रिजल्ट्स हमको हफ्ते भर में रिजल्ट आना उसको शुरू हो जाते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है। तो सब कुछ छोड़ करके आप शुरू कर दीजिए, आपको शुरू करना ही होगा, जिससे हम इस बहुत बड़ी जो परिस्थितियां हमारे आज चली हुई हैं, बीमारियां तरह तरह की लोगों को हो रही है, उससे मुक्त हो सकते हैं। जी, आपने जिस तरह की परिस्थितियों की बात की, और आजकल में हम देखते हैं कि सबकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, उसकी ज़िंदगी में भी वही भागदौड़ है जो बड़े लोगों की ज़िंदगी में है। ऐसे में बहुत तरह की मानसिक समस्याएं, चाहे वो चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा आना हो, या अन्य कई तरह की समस्याएं हों, वो बहुत आम देखने को मिलती हैं। ऐसे में आयुर्वेद और योग के माध्यम से कैसे हम इस स्थिति से बच सकते हैं, कैसे हम खुद को संतुलित रख सकते हैं? देखिए, मानसिक रोगों के लिए तो योग अमृत के समान है जी। हम योगेश्वर कृष्ण की गीता को पढ़ते हैं तो गीता पूरी योगेश्वर ने सिर्फ अर्जुन के डिप्रेशन को दूर करने के लिए, और डिप्रेशन सारे मानसिक रोगों का एक हिस्सा है, वो या तो आने वाला है या फिर डिप्रेशन आ चुका है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, से सब का कारण। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक सीक्वेंस लिखी है मानसिक रोगों की, जिसमें बोलते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध प्रजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् दृष्टि विभ्रम दृष्टि भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये जो बुद्धि का नाश होता है जी। हम लोग, कंपटीशन की लाइफ है, हमको लगता है ये चीज़ भी मुझे मिल जाए, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, और इस कंपटीशन में हम एक हेल्दी कंपटीशन नहीं करके, प्रतिस्पर्धा नहीं करके, ईर्ष्या जैसा करने लगते हैं, और उसके कारण हमें मानसिक रोग होने लगते हैं। और योग के द्वारा हम इन मानसिक रोगों से 100% मुक्त हो सकते हैं। प्राणायाम की टेक्निक्स, जिसको मैंने बताया कि ब्रीदिंग टेक्निक्स है, और जो सोच संतोष में जो मैसेज देते हैं योगी कि सोच का पालन, संतोष का पालन, तप, स्वाध्याय करना, ये सारी चीज़ें, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस अष्टांग योग के बताएं, इन सबको पालन करके एक सद्वृत्त आता है। सद्वृत्त का मतलब है जो नैतिक चीज़ें हमारे जीवन में हैं, जो हमें बुजुर्ग बताते थे कि बुजुर्ग को सम्मान करो, इसको रास्ते चलते ऐसे नहीं करो, पत्थर नहीं मारो, पशुओं को भी पशु समझो, सम्मान करो, प्रकृति की पूजा करो, ये सब कुछ हमारे जो परंपरा से हमको मिला है, ये सब मानते हुए और नित्य प्रति
योग प्राणायाम करते हुए, और एक छोटा बच्चा, जैसे आपने पूछा सभी एज ग्रुप में होता है, छोटे बालक से लेकर के बूढ़े तक, महिलाओं में बहुत सारे, अब युवाओं के लिए तो बहुत सारे चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंज आते हैं। जैसे ही हम टीन एज में शुरू होता है बच्चा, तो बहुत सारे बदलाव शरीर में होते हैं, उसके कारण उसमें एग्रेसिवनेस आती है, पित्त का काल होता है, वो नेचुरली युवावस्था होती है, शरीर में पित्त होता है, गर्मी होती है, तो हम योग के द्वारा उसकी गर्मी को पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसका उपयोग कर सकते हैं। आज हमारा भारत युवा भारत है, वो सभी युवा अगर योग करेंगे तो उस ऊर्जा का एक सही रूप से हम प्रयोग कर पाएंगे, और मानसिक रोग जो हमारे हर तीसरे चौथे व्यक्ति को मानसिक रोग होने लगा है, पहले सुना था यूरोप में ही होता था, यूरोप के लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं ऐसा सुनते थे हम, लेकिन आजकल यहाँ स्थिति हो गई। इसलिए हम सबको, मैंने कहा सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालेत, सब कुछ छोड़ करके 40 मिनट 45 मिनट योग जरूर करना चाहिए। जी, तो योग को यदि हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, तो जैसे आपने कहा कि किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती है। डॉक्टर साहब, यदि हम आजकल की लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी आजकल हम सभी का सामना होता है, जिसमें मधुमेह, बीपी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। ऐसे में आयुर्वेद इन समस्याओं से बचने के लिए, और हम साथ ही कहें अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कार्य करने को बोलता है? जी, आपने आयुर्वेद से पूछा, तो मैं इसका उदाहरण सबसे पहले मैं गीता से ही दूंगा। योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार विहार युक्ति युक्त हो, हमारे डाइट पैटर्न बिल्कुल ऐसा बिगड़ा हुआ है। हम खान पान देखते पूरा यूरोप बन गया हमारा देश, हम बाजार से पैक्ड फूड लाते हैं, हमारा टाइमिंग नहीं है कोई भोजन करने का, तो हमारा आहार विहार युक्त होना चाहिए। आयुर्वेद भी जिसमें बोलता है कि आपके भोजन का एक समय होता है, उसी में आप भोजन करें। जैसे मैंने बोला कि शरीर में जैसे दोष होते हैं, तो पित्त का काल जब हो हमारे शरीर में तब हमको भोजन करना चाहिए, तो समय पे भोजन करना। और जो विहार है, यानी हमारा डेली रूटीन है, वो बिल्कुल नियमित होना चाहिए। हम सुबह जल्दी उठ करके रात को सोने तक एक नॉर्मल जो दिनचर्या का क्रम है उसको पालन करते हुए, तो अगर हम युक्त आहार विहार करेंगे, और हमारी जो चेष्टाएं हैं, हमारे जो काम हैं, वो भी युक्त होने चाहिए जी। वो बिल्कुल पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमको सारे काम करने चाहिए। तो हमारी जो एक्टिविटी डेली की होगी, हमारा किसी के साथ व्यवहार होगा, वो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए, सद्भावना के साथ होना चाहिए। और एक तीसरा है जिसको आयुर्वेद में भी बोलते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देर तक जागते हैं और फिर सुबह देर तक सोते हैं, सोने का हमारा समय खराब है। फिर जैसे आयुर्वेद बोलता है कि रात को जागने से बीमार होंगे और दिन में सोने से बीमार होंगे, तो न दिन में सोना चाहिए न रात में जागना चाहिए। तो युक्त आहार विहार, हमारी रूटीन युक्त हो, हमारी निद्रा ठीक हो, हमारा सोच ठीक हो, हमारा खान पान ठीक हो, सिर्फ इतना सा ही करना है। बहुत बड़ी कोई ऐसी टास्क नहीं है। खाली हम कंफ्यूज हो गए, हमको लगता है कि जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये बहुत अच्छी है, लेकिन हम भी देखते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाले अब उनके दुष्प्रभावों से तंग आकर के हमारी ओर आ रहे हैं। तो हमको हमारे जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। जी डॉक्टर पारेख, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संदेश ज़रूर दें कि किस तरह से वो आने वाले समय में आयुर्वेद और योग के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित रखें, स्वस्थ रखें, ताकि एक खुशहाल जीवन जिया जा सके। जी, जैसे पिछले प्रश्न का ही मैंने उत्तर दिया था कि एक तो दिनचर्या का पालन हो, एक ऋतुचर्या का पालन हो, यानी हर सीजन में अलग अलग तरीके से हमारा जो आहार रहता है उसका पालन हो, और हम योग करें। और आने वाले 21 जून को हम सब इकट्ठे होकर के, क्यों ना इस 21 तारीख से हम सब लोग एकत्र होकर के, इकट्ठे होकर के योग की शुरुआत करें, आयुर्वेद को अपनाएं, अपना आहार विहार ठीक करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी डॉक्टर पारेख, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस प्रकार से आयुर्वेद और योग के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ रख सकते हैं।
तो आइए संकल्प करें, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक खुशहाल जीवन जिएं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।